मुख्य धारा है उस मुख्य धारा में समाहित हुई। पहली बार नगर सेवक बनने का मौका कब मिला, मतलब कब आपको ऐसा लगा कि पार्टी आपको नगर सेवक के लिए कंसिडर कर रही है, वहां से आपकी ऑफिशियली तौर पर राजनीति की शुरुआत हो सके? देखिए, ऐसा होता है कि सोशल फील्ड में या राजनीतिक फील्ड में रहकर आदमी लोगों की सेवा करना चाहता है। लोगों को सेवा करने के लिए आपको एक पावर चाहिए, एक ताकत चाहिए। वो चाहे नगर सेवक बने, विधायक बने, सांसद बने। तो हम लोगों की भी इच्छा थी कि नगर सेवक हम बने और कारपोरेटर बने और लोगों के बीच में जाकर हम उनकी सेवा कर सकें। स्लम भाग था, स्लम एरिया के में रहते थे, स्लम के लोग थे, वहाँ पर तमाम समस्याएं थी। तो 92 में मैं आपको धारा प्रवाह, हम 77-78 से राजनीति करते चले आए और हमको 92 में टिकट मिली और वहाँ पहली बार मुझे कांग्रेस ने टिकट दिया और मैं जीत कर आया और कारपोरेटर बना। 92 में आप पहली बार कॉर्पोरेटर बने? जी जी। उसके बाद ये कॉर्पोरेटर की जर्नी आपकी कितनी लंबी रही? देखिए, मैं कारपोरेशन का चुनाव 4 बार लड़ा, 3 बार जीता मैं, 1 बार मैं हारा। तीनों बार आप कंटिन्यू जीते या बीच में कोई एक ना? बीच में मुझे लगता है कि 97 से मैं 97 में चुनाव हार गया था, क्योंकि सारा क्षेत्रीय कुर्ला जहाँ से मैं चुनाव लड़ता था वो ओबीसी हो गया और मुझे आधा साइन कुर्ला के आगे जाकर चुनाव लड़ना पड़ा और वहाँ से मैं हार गया। उसके बाद मूलभूत जो कार्य रचना थी उससे अलग हटके किसी और जगह जाके और क्षेत्र में जाके मुझे चुनाव लड़ना पड़ा जहाँ लोग कम जानते थे, आबादी अलग थी और उस समय थोड़ा सा माहौल कुछ ऐसा था कि 92 में वहाँ पे अयोध्या में इस प्रकार का वो जो धार्मिक का मुद्दा था, वो धार्मिक मुद्दा था और मुस्लिम समाज वहाँ ज्यादा था जो कि कांग्रेस से नाराज था। तो इसके लिए मुझे वहाँ से हारना पड़ा। लेकिन 2002, 2007 में लगातार फिर चुनाव। और इस बीच आपको 15 साल के आपके राजनीतिक करियर में 8 साल आपको बीएमसी में विरोधी पक्ष नेता रहने का मौका मिला। कुछ ईश्वर की साक्षात कृपा होती है आपके ऊपर कि वो एक ऐसा वक्त आता है और जब आप लोगों की जब सेवा करते हैं, जनता की, घोर गरीब लोगों के बीच में जाकर उनका विकास का काम करते हैं, उनके उद्धार का काम करते हैं, तब उनके जो समाधान मन से स्फुरना निकलती वो आशीर्वाद रूप में आपको काम करती है और उस आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से और महानगर पालिका में एक अवसर मिला। उस अवसर का मुझे लगता कि ईश्वर ने मुझसे सदुपयोग करवाया और वाणी में अपने आप सरस्वती आ जाती है, जिसका परिणाम ये हुआ कि आप 8 साल तक मुझे मेरी पार्टी ने अवसर दिया और मैं वहां पर नेता प्रतिपक्ष करके 8 साल लगातार बना रहा। जैसे जो मैं आपके बारे में स्टडी करके आया हूँ, 2007 से लेकर 2012 तक का आपका कॉर्पोरेटर का तीसरा टर्म था और इसी बीच पार्टी ने आपको 2009 में डिंडोसी विधानसभा 159 में इलेक्शन लड़ने का मौका दिया और आप बड़े अच्छे वोटों से जीत के भी आ गए। मुझे भी महत्वाकांक्षा थी कि मैं विधायक बनूं। मैं 15 साल से लगातार कारपोरेटर रह के वो सेवा कर रहा था। तो पार्टी से मैंने मांग की और पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। विश्वास करके मुझे 2009 में विधानसभा का डिंडोसी एक नया क्षेत्र बना। बिल्कुल। और उस क्षेत्र में मुझे विधानसभा का टिकट दिया। और जब आप अच्छे कर्म करते हो, लोगों की सेवा करते हो, क्योंकि कलयुग कर्म प्रधाना है, कर्म अगर आप अच्छे करते हो तो उसका अवसर आपको न्याय देवता शनि भगवान जो बैठे हैं यहाँ पर, जिनकी मैं अभी पूजा अर्चना करने जा रहा हूँ, न्याय करना इनका काम है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा न्याय मिलेगा। – 2009 में जो आपको एमएलए बनने का मौका, मलाड विधानसभा से अलग होकर डिंडोसी विधानसभा का बनना और आपको ये एक सुनहरा अवसर मिलना, यहाँ मुझे भेजा ही गया इसलिए क्योंकि मैं अनभिज्ञ था इस क्षेत्र से। बिल्कुल। मुझे इस क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बिल्कुल। 80,000 उत्तर भारतीय थे, 1,25,000 मराठी भाषिक थे और कुछ 25 से 27,000 मुस्लिम्स थे, अनदर गुजराती ये थे। उत्तर भारतीय के नाते मुझे भेजा गया और मुझे यहाँ पर सभी समाज के लोगों ने, उत्तर भारतीय तो बड़ी तादाद में, लेकिन मुझे मराठी भाषिक लोग या गुजराती भाषिक लोग, राजस्थानी भाषिक,
सभी लोगों ने प्यार दिया और सभी ने मुझे यहाँ पर जिता कर लाने का काम, क्योंकि जो मैं कुर्ला से नगर सेवक था, कारपोरेटर था, बिल्कुल, और जो मेरे सामने लड़ रहा था वो लोकल यहाँ से नगर सेवक थे, गोरेगांव से थे, और उनका वो कीर्तिकर जो यहाँ से विधायक थे जो बिल्कुल 4 टर्म से, वो उनके चेले थे। बिल्कुल, और यहाँ वो पीए थे पहले, उनका काम करते थे, लोगों के बीच में थे वो। लेकिन यहाँ की जनता ने जो मुझे प्यार दिया, जो मोहब्बत दी, और मुझे अपना विधायक चुनकर लाने का वो काम किया। बिल्कुल। उसमें एक जो आपके बारे में बड़ी सकारात्मक बात लोगों से सुनने मिलती है, पूर्व विधायक राजन सिंह अब एमएलसी बन चुके हैं। ये जन संपर्क और लोगों के लिए मिलने के लिए बहुत इजी टू एक्सेस है। अब मैं उसको शनि महाराज की कृपा समझूं या आपका ये मूल स्वभाव है? नहीं, देखिए, मैं शनि महाराज की कृपा और ईश्वर की कृपा ही मानता हूँ, क्योंकि आपको यही जनता नगर सेवक बनाती, यही जनता आपको विधायक बनाती, यही जनता आपको सांसद बनाती। बिल्कुल। अगर इनसे आप नहीं मिलेंगे और इनके साथ आप काम नहीं करेंगे तो आपको फिर ऊपर वाला माफ नहीं, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि तमाम लोग चुनाव लड़ते हैं आपके साथ, 5-10 लोग चुनाव लड़ते हैं, लाखों लोग वोट देते हैं, लेकिन ईश्वर अगर आपके अंदर कोई क्षमता देखता है तो आपको अवसर देता है, तो उस अवसर का लाभ जनता को मिलना चाहिए, वहां के रहने वाले लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, आपको अपना प्रतिनिधि चुना, जनप्रतिनिधि चुना। अब आपका कर्तव्य ये है, उन्होंने अपना कर्तव्य किया, अब उनके अधिकार की जरूरत है, आप अपने कर्तव्य को निभाइए और उनकी सेवा करने का काम करें। बिल्कुल। मुंबई महानगर पालिका के अंतर्गत जो इनका अभी जो मैंने बजट पढ़ा वो 46,000 करोड़ का है, और मेरा ऐसा मानना है कि जो मुंबई की जो जनता है 2022 में जो जनगणना का आधार कहता है, मतलब आधार जनगणना को तो मैं नहीं कहूँगा, जो स्टडी कहती है, 2 करोड़ 8 लाख के अनुपात के आसपास है। इसमें से 90 लाख, तकरीबन 41% के आसपास जो जनता है वो स्लम में रहती है। स्लम में रहने वालों जो व्यक्ति है उसका जीवन सामान्य रूप से चलाने के लिए 3 मैं मूलभूत आवश्यकताओं को मानता हूँ। एक शौचालय की, एक नाली सीवेज की समस्या को, दूसरा पानी की। बिजली की समस्या तो मुंबई में नहीं। इसका समाधान के लिए आपके मन में से क्या विचार आते हैं? देखिए, ऐसा है, जनगणना क्या कहती है, वो क्या कहते हैं, उस पर नहीं जाकर मुंबई शहर के मैं गली गली मोहल्लों में घूमता हूँ, मैं समझता हूँ कि 60% लोग मुंबई शहर में आज भी स्लम में रहते हैं। बिल्कुल। और उस स्लम के सुविधा के लिए जो भी फंड आ रहा है, जो भी पैसा आ रहा है, बिल्कुल, वो यहाँ पर जो सत्ता में बैठे हुए 25 साल से, ओके, उसमें कट मनी खाने का काम 30%, 40% खाने का काम करते, उस वहां तक जमीन तक कुछ पहुंच पाता नहीं। और स्लम की हालत ये है, मैं कुर्ला में भी जब नगर सेवक था 3 टर्म वहां पे कारपोरेटर था, तो स्लम ही था, और स्लम में कैसे काम किया जाता उसका अनुभव था मुझे। उसके बाद जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो कुर्ला से जब कुरार आया तो कुरार की हालत बदतर से बदतर। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से इतनी बदतर। आप अप्पा पाड़ा ले लीजिए, क्रांति नगर ले लीजिए, हमारा ये यहाँ के जितने स्लम थे, पहाड़ों पे स्लम, वन खातों में स्लम, और सुविधा के नाम पे उन्हें कुछ नहीं। शौचालय की समस्या, पानी परोठा की समस्या, यहाँ तक कि उस न सीवरेज लाइन है, न ड्रेनेज लाइन है, गटर की समस्या, तमाम प्रकार की समस्या। यहाँ तो रोड की समस्या भी उस समस्याओं का समाधान एक ही है, अगर वहां पे सरकार ईमानदारी से और महानगर पालिका ईमानदारी से उन लोगों को सुविधा देना चाहती है, तो यहाँ पर क्लस्टर गवर्नमेंट ने ही इमारत बनाने का काम करना चाहिए। ये जो प्राइवेट डेवलपर को देते हैं उससे बहुत भारी नुकसान होता है। अगर इस प्रकार का काम करें, उनको जो मूलभूत सुविधा है वो तो देने का काम लगातार करें, लेकिन क्लस्टर कार्यक्रम सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी यहाँ पर 2014 से लेकर 2019 तक, पहले कट ऑफ स्लम का था 2000 तक का, उसे 2011 तक का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने किया। उन्होंने इनके दुख को देखा, उनके समस्याओं को देखा, और वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो मूलभूत सुविधा उनको मिलनी चाहिए
उनको प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया, जो कि आदरणीय मोदी जी ने किया। क्या है अंत्योदय? अंत्योदय यही है कि जो निचला आदमी है, जो पिछला आदमी है, उस पिछले आदमी को, जो गरीब से गरीब स्लम में रहता है, वो किस प्रांत का है, किस भाषा को बोलने वाला है, वो कहाँ से आया हुआ है, लेकिन वो हिंदुस्तान में, भारत शहर में रह रहा है, महाराष्ट्र और मुंबई भी भारत में ही है, वो वहाँ का नागरिक है, उसे भी सुविधा मिलना चाहिए। वो काम प्रधानमंत्री जी ने किया और उन तक घर पहुँचाने का काम आदरणीय देवेंद्र जी ने। प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बीएमसी के साथ सामान्य नागरिकों को काम करने में जो दुविधाएं आती हैं, जैसे मान लीजिए किसी को पानी का नल लेना, जैसे मेरे पास अभी एक हमारे ऑफिस में एक स्टाफ काम करता है, उसने कहा कि बीएमसी के पाइपलाइन मुझे अपने घर तक लाने के लिए मुझे 55,000 रुपये देना होता है। तो मैंने उसका फॉर्मेट वेबसाइट पे पढ़ा, तो उसमें समझ में आया कि ये 20 से 25,000 रुपये तक के खर्च है। ऐसा है, खर्चा 25 से 30,000 का आता है, लेकिन उसके अंदर जो दलाल बैठे हैं, जो हमारे अधिकारी दलाल बैठे हैं, अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी महानगर पालिका में बैठे हैं, ओके, वो चाहे जेई हो वहां का, वो चाहे ए हो वहां का, वो चाहे सब इंजीनियर हो या एग्जीक्यूटिव हो, ओके, उनके सबके बंधे हुए कि एक कनेक्शन में इतना पैसा चाहिए, ओके, और वो दलाली करते हैं। इसलिए जो नगर सेवक है, नगर सेवक अगर ईमानदार है, सेवक इसीलिए लगा है, वो सेवा करने की अगर उसके अंदर भावना है, तो वो अपने क्षेत्र के लोगों को लेके जाकर उस अधिकारी के यहाँ पे जाकर पी फॉर्म दिलाकर उसका कनेक्शन दिलाने का काम उस नगर सेवक को और उस जनप्रतिनिधि को वहाँ पे करना। ये समाधान आसानी से हो सकता है। अभी तक जो भी आपका राजनीतिक सफर रहा, उसमें आप एक विचारधारा से कनेक्टेड थे, अब आप बीजेपी की पार्टी में हैं। मेरी रिसर्च ये कहती है कि आपकी संघ की पृष्ठभूमि रही है, ये किस हद तक सही है? बीजेपी में आने का आपका फैसला स्वयं को भी आपको कैसा लगता है, ये कितना सही रहा? देखिए, मेरे दादाजी जो थे और पिताजी, वो जनसंघी थे। ओके, जनसंघ को मानते थे। आरएसएस के वो जो बैकग्राउंड है, आपने बताया कि आरएसएस का बैकग्राउंड, तो दादाजी और पिताजी आरएसएस को मानने वाले लोग थे। बिल्कुल, और एकदम जनसंघ के एक कार्यकर्ता की तरह काम किए, सक्रिय कार्यकर्ता हुआ करते। सक्रिय कार्यकर्ता। हम लोग छोटे छोटे थे, हमने देखा है कि जब जनसंघ के उम्मीदवार खड़े होते थे, जिनकी निशानी दीपक हुआ करती थी उस वक्त, और ये लोग सक्रिय कार्यकर्ता थे, मेरे पिताजी और दादाजी। रक्त प्रवाह जो हमारे दादाजी के पिताजी का शरीर में था, उसको वो था ही। और 2017 में हम यहाँ पर चले, 2014 से ऑब्जर्व किया मैंने कि आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य देखा मैंने, क्योंकि वो जो एक सपना जो देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि एक अंत्योदय आखिरी तक का जो गरीब आदमी है वहां तक पहुंचना चाहिए, उस कार्य को करना शुरू किया उन्होंने। सबके घरों में बिजली सप्लाई, सबके घरों में गैस का कनेक्शन, सबके घरों में ये आपका घर, उनको पक्के घर बना कर देना, ये सारी बातें देखा तो मुझे लगा कि ये आदमी एक विजन लेके आया है। ये पार्टी के पास एक विजन है जो कि एक आखिरी गरीब आदमी तक उस बात को लेके जाना चाहते हैं। ऐसी पार्टी में जाके सक्रियता से काम करे, कार्यकर्ता बनकर काम करे, तो इस आखिरी समय में ये समाधान होगा कि हमने कुछ इस देश के लिए, कुछ समाज के लिए किया। 2014 में जो चुनाव परिणाम आए, उस वक्त बीजेपी की लहर थी और उसके बावजूद भी आप सेकंड नंबर पे रहे। उसमें आपको 39,500, लगभग 40,000 के आसपास वोट मिला, और इसको मैं कम नहीं मानता, सेकंड नंबर पे आपकी पोजीशन रही। पर हारने का मूल कारण क्या हो सकता है? लहर चल रही थी, बयार चल रही थी, आंधी चल रही थी मोदी जी की, उसमें भी यहाँ की जनता ने मुझे प्यार दिया और इतना वोट दिया और आशीर्वाद दिया। असली जीत भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की थी वो, लेकिन इस जनता ने जो प्यार दिया, उसके बावजूद भी, हारने के बाद भी मैं 7 साल तक लगातार उनकी सेवा अभी भी कर रहा हूँ और करता रहूँगा। बहुत हो गई राजनीतिक चर्चा, अब कुछ सामान्य चर्चा करते हैं। राजनीतिक विषय तो लंबा चलता ही रहेगा, बैठिए। कुछ पारिवारिक चर्चा, सामान्य चर्चा ऐसा विषय है। आपके सपुत्र भी राजनीति में है, जब आपको पता चला उनकी राजनीति में आने की इच्छा है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था?
और उनकी उम्र के बहुत से युवा राजनीति में आना चाहते हैं। इन विषय में आप कैसे देखते हैं कि आप भी युवा अवस्था से राजनीति में रहे हैं, लगभग 40 साल का आपका राजनीतिक अनुभव है, तो आप आज के युवाओं को कैसे देखते हैं कि राजनीति में उनको आने का मूलतः क्या कारण है? तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रख्यात और धन कमाने का साधन राजनीति को लोग मानते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे परिवार में कोई राजनीतिज्ञ नहीं था, हम व्यापार करते थे, लेकिन मैं आकर्षित हुआ और राजनीति की तरफ गया। और जब मेरा बेटा राजनीति में आया तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मछली के बच्चे को तैरना सिखाया नहीं जाता। बिल्कुल। और ना मैं उसे रोकने की कोशिश किया और ना उसे प्रोत्साहन देने की कोशिश किया, क्योंकि आज का युवा जो चाह रहा है वो करना चाह रहा है, लेकिन अच्छे काम को करना चाह रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा मेरे बेटे के साथ सभी युवाओं को कि आप राजनीति में जीवन यापन के लिए मत आइए, ये सेवा का माध्यम है। इसके माध्यम से आप अगर जनता की सेवा करते हैं और निचले तबके घोर गरीब तक जाकर उसकी मदद करते हैं और उसका जो जीवन स्तर है उसे और अच्छा करने के लिए अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर से कोई नहीं देखता, वो देखता है, वो आपकी प्रगति करता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा युवाओं से कि राजनीति को एक जरिया मत समझिए, राजनीति एक सेवा का जरिया है। और मैं तो समझता हूँ इस देश का ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति में आना चाहिए, अलग अलग पार्टियों में जो उनको अच्छी लगती है उस पार्टी में जाना चाहिए, और देश किस प्रकार से ताकतवर बने, हमारी युवा पीढ़ी किस प्रकार से ताकतवर बने, हमारा राज्य किस प्रकार से ताकतवर बने, हमारा समाज किस प्रकार से ताकतवर बने। समाज बनेगा, राज्य बनेगा तो राष्ट्र बनेगा। जो एक हमारा राष्ट्र मजबूत होगा तो निश्चित तौर से युवा भी और मजबूत होंगे। युवकों को इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सेवा का मार्ग है, सेवा करने के लिए आपको इसमें आना चाहिए। राजनीति जो है वो जीविका का माध्यम नहीं है, ये सबको समझना चाहिए। जीविका बनाने के लिए लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति मूलतः सेवा के भाव के लिए बनी हुई है। सेवा भाव के लिए। आप 2017 में कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए। लोगों ने ये उम्मीद लगाई, जो मेरी रिसर्च कहती है, कि 2019 में आपको डिंडोसी विधानसभा से भाजपा के टिकट से विधानसभा का इलेक्शन लड़ना है। अब मैं इसको सौभाग्य कहूँ, दुर्भाग्य कहूँ, बीजेपी शिवसेना की युति हो जाती है और जो राजनीतिक पार्टियों के संबंध होते हैं उसके अनुसार टिकट नहीं मिलता। उसके बाद लोगों के ये आकाश होते हैं कि शायद राजन जी अपनी पुरानी विचारधारा की पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन एक पक्ष ऐसा कहता है, जो मैंने यहाँ पे रिसर्च किया है, कि जो एक बार उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया वो उस पर अडिग रहेंगे, उनका फैसला सही भी है। उसके बाद बीजेपी ने आपको एमएलसी बनाया, ये उस वक्त आपको विधान इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिला इसलिए दिया, या फिर आपकी उनके साथ में कोई कमिटमेंट थी? ये थोड़ा सा मुझे पूछना अटपटा लग रहा है, लेकिन ये लोगों के मन में ऐसे रिसर्च आई है मेरे पास। भारतीय जनता पार्टी किसी की कमिटमेंट पे नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी कमिटमेंट पर चलती है, उसकी एक अपनी एक सिद्धांत है, आइडियोलॉजी है, उस प्रकार से चलती है। 2017 में पार्टी में आया तो फिर कोई कमिटमेंट नहीं था। 2019 में मैंने कोशिश की कि मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए। ये हुआ कि चुनाव लड़ सकते हो आप, बहुत सारे लोग मांगने वाले, आप भी मांगिए, लेकिन युति हो गई। उस समय सेना के साथ युति हो गई, और युति होने के कारण जो भी पार्टी ने आदेश किया, अनुशासित सिपाही के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी, जवाबदारी थी, जो यहाँ से सांसद लड़ रहे थे उनके लिए काम करना, जो यहाँ से विधायक लड़ रहे थे उनके लिए काम करना। और ईमानदारी से हम सभी लोगों ने, यहाँ के जो भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य थे, सभी ने बड़ी मेहनत करके, क्योंकि हम वहाँ पर मोदी जी का हाथ मजबूत करना चाहते थे। हमारा एक सांसद जाएगा और मोदी जी को वोट देकर प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम यहाँ पर विधायक इसलिए चुनना चाहते थे कि वो चुनकर जाएगा और महाराष्ट्र की असेंबली में देवेंद्र फडणवीस जी को वोट देकर मुख्यमंत्री बनाएगा। लेकिन इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया, को धोखा देने का काम किया। ये काम इन लोगों ने यहाँ पर किया, जिसके कारण आज युति टूटी। और जिस कांग्रेस और राष्ट्रवादी को ये सोनिया जी को गाली देते रहे, ये शरद पवार को गाली देते रहे,
उन्हीं के साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा भोंकने का काम इस शिवसेना ने किया है यहाँ पर। चलिए, आपके इस जवाब ने मुझे एक सवाल दे दिया। सवाल ऐसा है, 2022 में हम हैं, अभी फरवरी महीने में है, 2024 में अप्रैल मई में फिर से चुनाव होने हैं सांसद के। अगर जिस तरह से अभी की राजनीति मूव फॉरवर्ड हो रही है शिवसेना की, बीजेपी की, आरोप प्रत्यारोप कंटिन्यू लगते जा रहे हैं, 2024 में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सांसदी लड़ने का मौका मिलता है या फिर लोग आपके नाम को नॉमिनेट करते हैं, रिसर्च कहती है, क्योंकि अभी इस पूरे जो 6 विधानसभाओं का क्षेत्र है ये आपके कांदिवली से शुरू होकर झू तक जाता है, तो उसमें आपको ऐसा कुछ लगता है, आपकी कोई तैयारी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ने की? क्योंकि अभी आपके पास फिर भी 10 साल का समय है। देखिए, ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूँ। पार्टी मुझे विधानसभा लड़ाएगी, विधानसभा के लिए तैयार हूँ। पार्टी मुझे लोकसभा लड़ाएगी, लोकसभा के लिए तैयार हूँ। वो कहेगी कि नहीं, तुम्हें अपने संगठन के लिए काम करना है तो संगठन के लिए मैं तैयार हूँ। पार्टी का आदेश सर आंखों पर, पार्टी की जो इच्छा होगी उसके लिए मेरी पूरी तैयारी रहेगी। ये स्पष्ट है कि आप अपने बारे में नहीं कहेंगे कि मुझे सांसद लड़ना है, लोग कहेंगे, पार्टी कहेगी, तो निश्चित है उस वक्त उस बहाव में बहा जाएगा। पार्टी का आदेश और जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमसे नेता है उनके आदेश का पालन करता मुझे लगता है हर पार्टी के कार्यकर्ता को करना चाहिए। गौशाला भी आपका आना होता है? जी, गौशाला में तो गाय है, गाय की सेवा करना, और ऐसा है कि हम लोगों ने कम से कम 3 पीढ़ी तक, हमारी 4थी पीढ़ी तक गाय भैंस का ही हमने धंधा किया है। कुरला में हमारा 500 भैंस का तबेला था, 100 गैया थी वहाँ पर, और गौ की सेवा तो करना ही चाहिए, तो गौ की सेवा करते हैं। देखिए, पशुपालन तो एक व्यापार था जिससे परिवार का जीवन यापन चलता था, लेकिन जो गौवंश है, गौ की सेवा जो है, ये एक आस्था का सवाल है। हम कहते हैं, हिंदू हमारे लोगों की मान्यताएं हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास है, और जो भी पूजा संपन्न होती है गौ के गोबर की लेप और गौमूत्र के सिवा होती नहीं। तो इसमें ठाकुर क्या, ब्राह्मण क्या, जो हिंदू है वो निश्चित तौर से गौ माता की सेवा करेगा, और जो गौ माता की सेवा करेगा तो निश्चित तौर से हमारे 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद पाएगा, से प्राप्त होगा। जैसे जो पशुपालन है, भारत कृषि प्रधान देश है, इसमें बहुत विशेष स्थान रखता है। पशुपालन तो ये हमारे देश का, मैं तो समझता हूँ कि प्रमुख उद्योग बनना चाहिए, उद्योग बनना चाहिए। आप देखिए, हमारे तबेले में गुजरात की भैंसें, गिर की गायें, हरियाणा, पंजाब, गाय और भैंसों का और दूध का इतना बड़ा व्यापार जो चलता है, तो ये एक, इस देश कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश में गाय और भैंसों का तो बहुत बड़ा चलन है और बहुत बड़ी हमारी परंपरा है। आदि अनंत काल से भगवान कृष्ण भी गैयों के साथ ही रहते थे, वो गौल थे। हम लोग भी राजपूत नहीं मान के आधा अपने आप को गौल ही मानते हैं, क्योंकि वही सेवा करके वही गौरस को बेचकर पीकर यहाँ तक पहुँचे हम। बिल्कुल, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से लोग ने महान बनते हैं। इसका बिल्कुल सटीक आपने एग्जाम्पल दिया। जैसे मान लीजिए अभी बीजेपी ने आपका MLC बनाया है, और मैं पिछले कुछ समय से आपको रिसर्च कर रहा था, क्योंकि मैं भी बहुत जगहों पे कार्यक्रम में आपकी फ़ोटो अखबार में छप रही थी। आपने कुछ 600 से 700 स्थान पर चौपाल किया, एक बड़ा अच्छा शब्द है, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, मूलतः उत्तर भारतीयों के लिए था, और उस हर कार्यक्रम में लिट्टी चोखा की व्यवस्था भी हुआ करती थी। एक कार्यक्रम में मुझे भी मौका मिला जाने का। तो इसमें अभी BMC के चुनाव भी हैं। अब पहले BMC में 227 सीटें हुआ करती थी, अब इसमें 9 सीटें बढ़ गई हैं। अब ये 336 का आंकड़ा हो गया है। अब इस 336 के आंकड़े पे बीजेपी अपने आप को कहाँ देखती है? और बीजेपी का मूल वोट बैंक जो बम्बई शहर में उत्तर भारतीय है, 20% के आसपास है। समस्या इसमें यह भी है कि अप्रैल में, अगर चुनाव जो मार्च की जगह अप्रैल में जाता है, जो दिख रहा है, तो इसमें कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बीजेपी को उत्तर भारतीयों के गाँव जाने से? सबसे पहले आपने मुझे कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में विधान परिषद का सदस्यता दिया। मैं बहुत ही
अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, हमारे प्रांताध्यक्ष और चंद्रकांत दादा पाटिल को, हमारे महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी को और मुंबई अध्यक्ष मंगत प्रसाद लोढ़ा को, ये सारे लोगों ने, पूरी भारतीय जनता परिवार के सदस्यों ने मुझ जैसे एक छोटे कार्यकर्ता पर एक विश्वास जताया और मुझे विधान परिषद में भेजा। वो कारण ये, मुंबई महानगर पालिका के 227 नगर सेवक जो चुनने वाले थे उस विधान परिषद में भेजने का कारण ये देखिए, बीजेपी की एक सोच, ये गहराई तक सोच। चौपाल का कार्यक्रम करने का मूल कारण क्या था? देखिए, ये मूल कारण ये है कि हमारे उत्तर भारतीय यहाँ पे ज़्यादा तादाद में, 50 लाख की तादाद में, ऊपर से मुझे निर्देश मिला कि आप उत्तर भारतीयों को संगठित करिए, इकट्ठित करिए। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी आए और मार्च में इसी डिंडोसी विधानसभा में उन्होंने चौपाल पहला कार्यक्रम किया और उसका उद्घाटन किया। हम लोग उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से पूरे मुंबई शहर में उत्तर भारतीय समाज, हिंदी भाषी समाज को संगठित, इकट्ठित करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वो वोटर्स हैं, हम मानते हैं, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं उनके बीच में जाकर उनके साथ चर्चा कर उनके परेशानियों को समझकर, उनके परेशानियों का समाधान करके उनको संगठित, इकट्ठित कर मुंबई महानगर पालिका का जो आने वाला चुनाव है उस चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देवे, एक साथ सब मिलकर, जिसके कारण मुंबई महानगर पालिका में जो अगला महापौर आएगा वो भारतीय जनता पार्टी का है और मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए। इसलिए हम लोग पूरी मेहनत करके उत्तर भारतीय समाज को संगठित, इकट्ठित कर रहे। क्यों? क्योंकि उत्तर भारतीयों को चाहिए सम्मान और सुरक्षा। सम्मान और सुरक्षा दिया आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, सम्मान और सुरक्षा के साथ साथ उनको रोजगार दिया आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने। वो 2014 से लेकर 2019 तक किसी भी, जिसे परप्रांतीय यहाँ के लोग कहते हैं, उनकी तरफ किसी को भी आंख दिखाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसका कारण यहाँ पर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे। इसलिए उत्तर भारतीयों को यहाँ पर सम्मान और सुरक्षा जो दे रहा है, और योगी जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, एक लहर सी है मुंबई महानगर पालिका में। आने वाले दिनों में जो मार्च में, अप्रैल में जो चुनाव होने जा रहा है और अप्रैल तक इनको चुनाव कराना ही पड़ेगा, उस चुनाव में निश्चित तौर से मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा और सत्ता आएगी, तभी ही संपूर्ण विकास मुंबई का हो सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा 8-9 साल में अंधेरी से लेकर वर्सोवा तक का मेट्रो बनने में 8 से 9 साल लगा, लेकिन आदरणीय देवेंद्र जी ने 5 साल में 300 किलोमीटर MMR रीजन में मेट्रो की लाइनें खींच दी। आज ये आघाड़ी जो सरकार आई है, वो सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि जो स्टेशन बने, स्टेशनों काम नहीं कर पा रहा है, सारा का सारा काम ठप है। अगर आदरणीय देवेंद्र जी आज मुख्यमंत्री होते तो आज मुंबई शहर के लोग मेट्रो में सफर करते होते। 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा, अगर आपके पक्ष में आता है या भाजपा परिवार के पक्ष में आता है, इससे होने वाले BMC चुनाव में कोई इम्पैक्ट आएगा या उसकी बढ़त मिलेगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को मुंबई महापौर के चुनाव में बनाने में आसानी होगी? लाइक एक पॉजिटिव वाइब्स बहने की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो में आ रही है, नो डाउट, और मुंबई महानगर पालिका में भी आएंगी। उत्तर प्रदेश में हम 300 के पार फिर से बहुमत लेकर आ रहे हैं। योगी जी की सरकार बन रही है। एक एक गांव में जाकर जिस प्रकार से योगी जी ने काम किया, लॉ एंड ऑर्डर काम किया, कोरोना काल में काम किया, जितने गुंडे बदमाश थे उनको जेल में भेजने का काम किया, वहाँ पर समाजवादी और बसपा की सरकार में किसी की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन योगी जी के डंडे ने सबको ठीक करने का काम किया। आम आदमी सुखी है। हर किसान को 6,000 रुपया साल का उनके खाते में आ रहा है। बिजली 24 घंटा आ रही है। जो व्यवस्था, रास्ते, सड़क, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, गैस, उज्ज्वला योजना, सारी योजनाएं गांव-गांव तक पहुंचाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया और आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लिए किया। निश्चित तौर से हमारी 5 राज्यों में सरकार आ रही और उस
की ही परिणति मुंबई शहर में आएगा और मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी जीत कर। ठीक है, मतलब सुशासन ही राज्य में आने का एक अंतिम विकल्प है। एकदम सुशासन ही चल रहा है अब, कुशासन समाप्त और सुशासन की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। आइए बैठिए यादव जी। इसे देख के तो पूरा उत्तर प्रदेश वाली फीलिंग आ रही है। कितने बार आपका जाना होता है उत्तर प्रदेश? देखिए उत्तर प्रदेश, मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। हर महीने शादी ब्याह नात रिश्तेदार सब उत्तर प्रदेश में ही है, और खेती है, बाड़ी है, घर है, द्वार है, तो उत्तर प्रदेश तो जाना ही जाना होता है। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में वहाँ जाते हैं। अपने परिवार के लोग हैं, सबसे मिलते हैं, नात रिश्तेदार से मिलते हैं। और पूर्वांचल का मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ। बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर सब जगह सब एक ही आसपास है। घूमना फिरना, प्रतापगढ़, सब लोगों से मिलना जुलना, 2 दिन 4 दिन रहकर फिर वो जन्मभूमि अगर मान लीजिए तो ये कर्म भूमि मान लीजिए। जन्म तो मेरा यही हुआ है, लेकिन हमारे बाप दादाओं की जन्मभूमि वो थी और उनकी कर्म भूमि थी। तो हमारी जन्मभूमि भी ये है और कर्म भूमि भी ये है और जन्मभूमि भी वो है। बिल्कुल, तभी वो उसका दुआ है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। तो जिस आदमी का जो जन्म स्थान होता है उससे एक विशेष लगाव होता है। बिल्कुल। अब देखिए, जब हम लोग चौपाल किया करते थे, उसके साथ हमारा जो स्वादिष्ट जो खाना होता है हम लोग खाते थे वहां पर, बाटी चोखा। देखिए है स्वादिष्ट। तो पूरे आपके चौपाल के कार्यक्रम में यही भोजन की व्यवस्था थी, जो भी 2-2.5 महीने तक आपका कार्यक्रम चला। एकदम मार्च से चल रहा है, मार्च महीने से चल रहा है और अब तक जब तक हुआ है समापन नहीं, जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी तब तक चौपाल। आज भी चौपाल है। अब यहाँ से मैं सीधे चौपाल के लिए जाऊंगा और फिर चौपाल है दादर में शाम की, और उसके बाद फिर बाटी चोखा है और 500-700 हमारे उत्तर भारतीय समाज के भाई बहन रहेंगे, उनके साथ मिलना जुलना, चर्चा और फिर बाटी चोखा का कार्यक्रम। चलिए, धन्यवाद मुझे ये देसी खाना ऑफर करने के लिए। हर हर महादेव, बोलो काशी विश्वनाथ बाबा की जय। एक माताजी को देख के सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन जनता के मन में ये सवाल है, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कहती है, इस पर आपका क्या मत है? ये एक प्रकार से आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी इंसानियत की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी इंसानियत की सेवा करने की वो करती है। लोग इस प्रकार से एक स्वरूप बना रहे हैं, भाई मेरा धर्म हिंदू है, मैं माता का भक्त हूं, मैं माता के दर्शन करने आया हूं। अगर कोई मुस्लिम है मस्जिद में जाता है, उसके लिए कोई रोक है? भारतीय जनता पार्टी के 7 साल तक देश में सत्ता है। कोई ईसाई अगर चर्च में जा रहा है प्रेयर करने, उसके लिए कोई रोक है? बिल्कुल नहीं है। किसी के लिए कोई रोक नहीं है। कोई पारसी अपने मंदिर में जा रहा है, उसके लिए रोक है? किसी के लिए कोई रोक नहीं। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाने का काम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। हम धार्मिक लोग हैं। हम अगर जो आदमी धार्मिक होता है वो दूसरे धर्म की बड़ी इज्जत करता है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो है, जो हमारी परंपरा है भारतीय जनता पार्टी की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास, इस परंपरा को लेकर चलने वाले लोग हैं। जो लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं वो धर्म की राजनीति करते हैं, वो लोगों का मन बढ़ाने का काम करते हैं, वो लोगों के एक प्रकार से सबको अलग अलग तरीके से आज तक सभी कास्टों को अलग करके रखने का काम किए।
बिल्कुल। आज मोदी जी के राज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई भाई, सबका साथ, सबका विकास, और उस परंपरा को लेकर लोग चल। एक समाज के कुछ वर्ग के लोग हैं, वो अयोध्या के राम मंदिर के बनने में बीजेपी का खास करके योगदान मानते हैं, जिस वजह से इस तरह की शब्दें बाहर आती हैं जो सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इस आधार पे मैंने आपसे ये सवाल पूछा। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, और हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम है। आज 500 साल से मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाया गया था। यहां पर भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा, क्या अफगानिस्तान में बनेगा? हिंदुस्तान में ही बनेगा, क्योंकि हिंदुओं की आस्था की बात है। आस्था नहीं, सत्यता की बात है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे और अयोध्या में वो राज करते थे, और वहां से ही वो 14 साल के वनवास के लिए गए थे। तो इसमें आदर्श जीवन शैली रही है उनकी, इस वजह से मोदी जी पुरुषोत्तम श्री राम उनको कहा जाता है। बीजेपी अभी फिलहाल जो परफेक्शन बना रही है, बीजेपी बना रही है या बीजेपी के समर्थक बना रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर, जो काशी कॉरिडोर तो अभी बहुत तरीके से बनी गया है, मोदी जी ने उसका उद्घाटन कर दिया। इस विषय पे आपका क्या मत है? देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है वो पूरे विश्व के हिंदुओं की, और आज पूरे विश्व के लोग उसे देखने आ रहे हैं। बिल्कुल। एक बात आप याद रखिए, अहिल्याबाई होलकर को याद रखेंगे लोग, आज इतने सालों के बाद भी याद कर रहे हैं। बिल्कुल। और राजा रंजीत सिंह को आज इतने सालों के बाद भी याद कर रहे हैं लोग। बिल्कुल। आने वाले भविष्य में आज से 200-500 साल बाद भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आने वाली पीढ़ी याद रखेगी कि जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, काशी और बनारस इस प्रकार से मोदी जी ने बनाया है। पहले भी तो शासक थे हमारे, 70 साल से हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, ये मोदी जी ने दिया। रही बात आप मथुरा की बात कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि की, कृष्ण की जन्मभूमि है और वो भी बनना ही चाहिए। हमारे ऊपर आताताइयों ने हमला कर कर हमारे मंदिरों को तोड़कर इसे बनाया है। ये यहाँ पे हम ये नहीं कहते, मुसलमानों को ये नहीं कहते कि आप हट जाइए, निकल जाइए, ये करिए। औरंगजेब ने आकर, मुगलों ने हमला कर कर उसको तोड़कर बनाने का काम किया, और आज हिंदुओं की ये व्यथा वो है कि हम कह रहे हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ पे हमारी मंदिर बननी चाहिए, निश्चित ही बनना चाहिए। हम किसी मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहते, हम किसी गिरजाघर को तोड़ना नहीं चाहते, हम किसी गुरुद्वारे को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी परंपरा सबका साथ सबका विकास, हम सबका विकास करना चाहते हैं, सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो, ये भारतीय जनता पार्टी। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसी तर्ज पे काशी विश्वनाथ मंदिर का भी हो, कृष्ण भगवान का मंदिर का निश्चित होगा, कानूनी रास्ते से इसका रास्ता निकले निश्चित। इस देश में न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। जल्दी आपसे फिर कभी मौका मिले। धन्यवाद, धन्यवाद।